माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी को लेकर बहन मायावती ने दिया बड़ा बयान, खोला दोनों का काला चिट्ठा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर अब मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ साथ अब सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियोस वायरल है। बता दें कि राहुल गांधी ने जब जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी तो उस मुद्दे पर कहने की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर का ये कहना था कि जिनकी जाति का पता नहीं वो देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर संसद में अपनी बात उठा रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जिसमें अखिलेश यादव शामिल है, साफ तौर पर अखिलेश यादव का यह कहना है कि आप संसद में जाति कैसे पूछ सकते हैं। इस मसले पर जब तमाम तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अब इस मसले पर अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती का क्या कुछ कहना है वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे, उसके बाद इस मसले पर आगे चर्चा करेंगे। बहन मायावती का कहना है कि कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। सबसे पहली प्रतिक्रिया बहन मायावती ने दी और यहाँ पर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अनुराग ठाकुर हो या फिर राहुल गांधी हो, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के माध्यम से बार बार इस देश के ओबीसी तबके के साथ खास तौर पर हमेशा से ही उन्हें छलने की कोशिश की गई है और ये दोनों राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी है। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर इन दोनों पार्टी का जो इतिहास है वो अगर आप देखेंगे तो खुलेआम या फिर पर्दे के पीछे ये ओबीसी विरोधी रहा है और इसीलिए इन दोनों पार्टियों पर विश्वास करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात से बहन मायावती के माध्यम से उस बात को दोहराने की कोशिश की है जिस बात को इतिहास में पूरी तरीके से आप नकार नहीं सकते कि आखिर कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने कैसे ओबीसी समाज के साथ हमेशा से उनके हक अधिकारों को वंचित रखने का काम किया है। देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता इस देश के अंदर में थी, समय समय पर कांग्रेस ने भारत के तमाम समाज के लोगों को भारत की जनसंख्या के मुताबिक जिन्हें जनगणना के आधार पर हक अधिकार मिलने चाहिए थे, उनकी जातिगत जनगणना कभी नहीं करवाई और तमाम तरीके से जो रिपोर्ट जारी किए गए उन तमाम आयोगों को कचरे के डब्बे में डालने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस ने बार बार किया। फिर इंदिरा गांधी की सरकार हो या फिर राजीव गांधी की, इस देश में यह भी देखा गया कि आरक्षण के लागू नहीं करने को लेकर सबसे बड़ा अगर भाषण किसी ने दिया होगा तो वो राजीव गांधी है। ये तमाम चीजें कहने की ये साबित करती है कि इस देश में ओबीसी विरोधी सबसे पहले अगर किसी को माना जाए तो ये कांग्रेस है। और देश में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद लगातार ओबीसी तबके के वोटों को अपने पाले में लाने की हर एक कोशिश सांप्रदायिक माहौल और धार्मिक तौर पर करने का हमेशा से ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के जरिए ओबीसी समाज को हक अधिकार देने की बात आती है तो सरकार में रहे या फिर ना रहे, कभी भी उन मुद्दों पर बीजेपी के जरिए बयानबाजी या फिर कहीं न कहीं ठोस कदम लेते हुए दिखाई नहीं देती। मतलब साफ है, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कभी भी इस देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के तबके के साथ उनके हक अधिकारों को देना चाहती ही नहीं या फिर उनको तमाम तरीके से समय समय पर खास तौर पर चुनाव के दौरान छलने की कोशिश करती है। अगली प्रतिक्रिया बहन मायावती ने इसी मुद्दे को लेकर दी है कि बीएसपी के प्रयासों से जिस तरीके से
यह लागू हुआ कि ओबीसी को आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है और देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना भी की अहम भूमिका है। बहन मायावती ने इस बात को दोहराने की कोशिश की है कि इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान कभी भी कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन इस देश में ऐसी भी परिस्थितियां निर्माण हुई जिसके कारण कांग्रेस तो अपनी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन वीपी सिंह के जरिए इस देश के अंदर में एक ऐसी मजबूरी वाली सरकार बनी और उस मजबूरी वाली सरकार के बनने का पीछे का कारण ये साफ तौर पर देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसदों के समर्थन के बदौलत वीपी सिंह की सरकार बन पाई और वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने से पहले बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांचीराम साहब ने अपनी तमाम शर्तें रखी, जिन शर्तों में खास तौर पर यह देखा गया कि साफ तौर पर यह कहना था कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो संसद के सामने में लगे, बाबा साहब को भारत रत्न मिले और इसके साथ साथ इस देश में जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिले और इतना ही नहीं तो जो कहीं ना कहीं रथ जो चल रहा था जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के माध्यम से चल रहा था वो उत्तर प्रदेश में आने से रोका जाए। तो ये तमाम तरीके से जो खास तौर पर शर्तें रखी गई, इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद में ही हम अपना समर्थन देंगे। एक बड़ी बात ये मान्यवर कांचीराम साहब इनके माध्यम से वीपी सिंह के सामने में रखा गया और इस तमाम चीजों को जब वीपी सिंह के जरिए स्वीकार किया गया उसके बाद ये वीपी सिंह पूरी तरीके से 52% तो आरक्षण देने के लिए लागू नहीं होते, लेकिन 27% वो जरूर इस देश के अंदर ओबीसी तबके को आरक्षण देने पर स्वीकार हो जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं। मतलब ये साफ है कि आज देश में 27% जो आरक्षण कहीं न कहीं ओबी समाज को मिल पा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस के बदौलत नहीं या फिर जनता दल के बदौलत नहीं, तो ये बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों के कारण है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने शर्त वीपी सिंह के सामने में नहीं रोक रखी होती और वीपी सिंह ने तमाम शर्तें स्वीकार नहीं की होती तो आज भी जो ओबीसी तबका है वो अपने 27% रिजर्वेशन से भी वंचित रह पाता। मतलब साफ है, इस देश में दलित आदिवासी पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए न ही कभी कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ी, ना ही भारतीय जनता पार्टी इनके हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। न इतिहास में, न भी वर्तमान में, न भविष्य में इनके साथ कोई उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यह हमेशा से ही कोशिश की जाती है कि दलित आदिवासी पिछड़ों का हम सबसे बड़े हितैषी है और इस बात को साबित करने का बार बार कांग्रेस के जरिए और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जरिए अनेकों प्रयास किए जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज को अब अवगत होना होगा कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से कांग्रेस और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इन दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर बहुजन हितैषी जो तमाम विचारधारा है इसके ही छत्र छाया में अपने आप को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दलित आदिवासी और पिछड़ा विरोधी है। इस बात का जो खुलासा खुद अनुराग ठाकुर ने अपने जाति सूचक तमाम तरीके से बयानों के आधार पर ये साफ कर दिया है और इसके साथ साथ जिनका मुद्दा कभी जातिगत जनगणना का रहा ही नहीं, उन राहुल गांधी के जरिए लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को 2024 में बहुजन राजनीति के पिच पर जो खेलने का काम किया गया, तमाम प्रदेशों में अब उसी बहुजन राजनीति की पिच पर फिर एक बार राहुल गांधी खेलना चाहते हैं और इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ही बहुजन विरोधी रही है। अब बहुजन समाज को इन दोनों पार्टियों से सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और आने वाले भविष्य को लेकर बहुजन समाज की इस विचारधारा को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर विचार मंथन करना होगा। बहन मायावती ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इन दोनों के माध्यम से जो तकरार हुई उस तकरार के पीछे का जो खुलासा करने का काम किया और इन नाटकबाजी को पूरी तरीके से पर्दाफाश करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ और
इस बहुजन समाज को छलने का काम किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा इन मुद्दे को लेकर किस तरीके से और भी लगातार प्रतिक्रिया आती है। बहन मायावती ने जो कुछ कहा इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।